ये जो एफआईआर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये उन टीचर्स पे हुई है जो दिल्ली चलो आंदोलन के तहत दिल्ली तो आए अलग-अलग राज्यों से, लेकिन उन पर एफआईआर कर दी गई। एफआईआर किस बात की? एफआईआर इस बात की कि उन्होंने कोशिश की कि सरकार तक अपनी बात पहुंचा पाएं। एसएससी फेज 13 एग्जाम को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ, लेकिन जो चिंगारी है वो भड़कती भड़कती इतनी ज्यादा उसने आग पकड़ ली कि पूरे शिक्षा व्यवस्था से एक लड़ाई सी शुरू हो गई। और उस शिक्षा व्यवस्था की लड़ाई के 3 मुख्य चेहरे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अभिनय मैथ्स जिन्हें आप जानते हैं, चर्चित टीचर हैं, वो मौजूद हैं। साथ ही साथ राकेश यादव सर मौजूद हैं हमारे साथ और नीतू मैम मौजूद हैं। बहुत कुछ देखना पड़ा है पिछले 2 दिन के अंदर। मैं शुरुआत करूंगी अभिनय सर से ही। आह्वान किया था कि दिल्ली चलो का एक प्रोटेस्ट हम करेंगे, एसएससी के खिलाफ अपनी बात शांतिपूर्वक करेंगे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये एफआईआर अब झेलनी पड़ रही है? ये इसी बात का दुख ही है। और दिल्ली चलो का मतलब ये था कि देश भर से सारे शिक्षक जिनको पता है कि किन किन एग्जामों में क्या क्या धांधलियाँ इतने सालों से हो रही हैं, उन सबको हमने आह्वान किया था कि आप आएँ और हम शांतिपूर्ण तरीके से डीओपीटी के सामने, नॉट ओनली एसएससी, अपनी बात रखेंगे और उन्हें बताएंगे कि एसएससी जैसा आयोग क्या कर रहा है, रेलवे जैसा आयोग क्या कर रहा है। क्योंकि हम लोग लगातार इतने दिनों से ट्विटर यहाँ वहाँ मुहिम चला के देख चुके थे कि सरकार का कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था। बट अब कमाल का जो रिएक्शन सरकार का आया है वो एफआईआर का आया है। जबकि इसकी जगह आना ये चाहिए था कि शिक्षक क्या चाहते हैं। हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं। अगर हम कोई आवाज़ उठा रहे हैं तो इसका मतलब उस बात में कोई दम होगा। हम तो बल्कि इनकी ख़राब एजुकेशन पॉलिसी की वजह से ही हम लोग टीचर बने हैं। अगर ये लोग 12th क्लास तक सही तरीके से पढ़ा दें गणित, तो हम लोगों को अलग से बच्चों को सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए गणित पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो इनको पूछना चाहिए था कि भाई बताइए, 4 लोगों से पूछ लेते, 2 लोगों से पूछ लेते, 5 लोगों से पूछ लेते कि आप क्यों ये आवाज़ उठाना चाहते हैं। तो ये एक लोकतांत्रिक देश में बहुत दुख की बात है कि जहां आवाज़ उठे तो उस आवाज़ को अपना पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल करके दबा दीजिए। ये मत जानिए कि वो आवाज़ उठी क्यों है। बहुत सारी धांधलियां जब संगठित होके, बहुत सारे इशू संगठित होके, कोई एक इशू नहीं था। पहले सिर्फ एक इशू हुआ करता था, एग्जाम लीक, तो चलिए दोबारा एग्जाम कराओ। इस बार हमें क्यों इस तरीके से आवाज़ उठानी पड़ी? क्योंकि इशू इतने ज़्यादा थे कि लीक भी हो रहा है और गलत क्वेश्चंस भी आप पूछ रहे हैं, फॉर्म भरा के सालों तक आप एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं, फिर रिजल्ट में गड़बड़ियाँ हैं कि आप ओवर एज लोगों को क्वालिफाइड कर दे रहे हैं, और फिर फाइनल रिजल्ट में आप गलत सवाल पूछ के मार्क्स टू ऑल कर दे रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा समस्याएं थी कि बात करते कैसे। तो हमने कहा कि ये बात अब डायरेक्ट करनी पड़ेगी, डीओपीटी मिनिस्टर साहब से पूछना पड़ेगा कि 11 साल से आप हैं, आपने सिस्टम को सुधारने में क्या योगदान दिया है। बल्कि ये एग्ज़ाम सिस्टम इतना डिग्रेड हो चुका है, तो आपका ध्यान इस कदर नहीं है, तो बस ध्यान दिलाना था उनको। बस ध्यान दिलाना था ये कह रहे हैं, लेकिन उस ध्यान दिलाने के चक्कर में आप दोनों इस वक्त एफआईआर झेल रहे हैं। क्या हुआ उस वक्त ऐसा? कोई कारण आपको समझ में आता है? जो धारा आप पर लगी है वो आपको वाजिब लगती है? देखिए, बात क्या है कि एफआईआर होना ही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं। हम लोग ये सब एफआईआर वगैरह झेल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग को कभी पता ही नहीं होता है कि क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं। और एफआईआर में नाम आना ही हम लोग को बहुत ही ज़्यादा पेनफुल महसूस हो रहा है। उस समय सिर्फ हमें वहाँ जो एसएचओ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि आप 4 लोग अपना नाम दीजिए, आपकी मीटिंग कराएंगे डीओपीटी मिनिस्टर से। और जब हमने डीओपीटी मिनिस्टर का नाम सुना तो हम लोग वहाँ पे खड़े हो गए कि ठीक है, डीओपीटी मिनिस्टर से मिल के जाएंगे। लेकिन उन्होंने 10 मिनट के अंदर पूरी पुलिस फोर्स बुला ली, और पुलिस फोर्स आते साथ ही हमारे साथ जो शिक्षक खड़े थे उनके कान में इतनी बुरी तरह से उन्होंने चाटा मारा। अचानक उन्होंने ढकेल दिया, स्टैम्पेड का सिचुएशन हो गया। मैं लड़खड़ाते हुए किनारे दीवार की तरफ गई, वहाँ एक मंदिर था और उसका गेट खुला हुआ था, तो मैं अंदर चली गई। तब तक मैंने देखा कि बिल्कुल भगदड़ मच गई और सब टीचर्स को पीट पीट के बस में धक्के मार के चढ़ाए जा रहे थे। उसके बाद एसएचओ ने कहा कि मैडम, आपको कैसे छोड़ देंगे, आप तो यहाँ पे सबसे मेन टारगेट पे आप हो। फिर मैं चुपचाप से निकल आई। यस, उन्होंने मुझे कहा। और सबसे मेन है कि उसमें 2 मिनट पहले वो हमसे नाम मांग रहे थे डीओपीटी मिनिस्टर से मिलाने के लिए। मेरा कहना है कि आप सीधा कह दीजिए कि भाई हम आप सबको अरेस्ट करेंगे। हम लोग चुपचाप से बस में चढ़ के बैठ जाते हैं। इस तरह से मारपीट करना, वो भी शिक्षक को, और एकदम थप्पड़ से, लाठी से मारना। फिर उन्होंने खींच के बस पे चढ़ाया। 4 घंटे हमें दिल्ली में घुमाया।
फिर 2-3 टीचर्स ने ये कहा कि भाई हमारा ब्लैडर फट जाएगा, हमें कहीं वॉशरूम तो जाने दो। कुछ बच्चे रास्ते में मिल गए, बाय चांस उन लोगों को पता चल गया कि इस रास्ते से जा रहे हैं वो लोग। उन लोगों ने हमें केला वगैरह दिया खाने को, मेरा ब्लड शुगर एकदम नीचे चला गया था। कल ऐसे-ऐसे मेरे कई घाव पूरे बदन में निकल गए हैं, क्योंकि पूरा उमस और गर्मी में हम लोग को 4 घंटे घुमाया है बस में, और 4 घंटे विदाउट फ़ैन एक दरी में बिठा के वहाँ पे रखा है। 8:30 बजे उन्होंने निकलने दिया, तो तब भी हम लोग रीव थे कि चलो हम लोग को छोड़ दिया गया। अब आगे जाके कम से कम बच्चे बाहर बहुत सारे खड़े थे, वो लोग बड़े खुश हुए अपने शिक्षक को बाहर देखकर, लेकिन आज पता चला है कि एफआईआर हो गया है। राकेश सर, सवाल अब ये भी, जब एफआईआर हो जाती है, मुकदमा हो जाता है, सवाल ये भी हो जाता है कि क्या अब टीचर्स डर जाएंगे, पीछे हट जाएंगे अपने आंदोलन से, या आंदोलन एक बड़ा रूप लेगा? नहीं, एफआईआर से नहीं डर रहे हैं, और एफआईआर का हम सबको पहले से भी पता था कि एफआईआर तो होनी होनी है, क्योंकि सरकार ये पहला कदम उठाती है। लेकिन ना तो पुलिस की मार से डरते हैं, अगर लिमिट में मारा जाए तो, जो कल मारा गया तो उससे नहीं डर है, वो सब झेला जाएगा। एफआईआर का भी कोई दिक्कत नहीं है। नीतू मैम खुद भी वकील हैं, तो सारे बच्चों पे भी जो एफआईआर हो रही हैं उसको भी मैम टैकल कर रही है, इनकी टीम टैकल कर रही है। टीचर्स पे जो एफआईआर हो रही हैं उनको भी टैकल किया जा रहा है, तो वो बड़ा इशू नहीं है हमारे लिए। मैम उतना सब पहले भी झेलती आई हैं, पीछे भी जितने भी इस तरह के प्रोटेस्ट हुए उनमें मेन इशू ये है कि आउटकम नहीं आ रहा, और आउटकम जो आना है वो तब आना जब हमारी डीओपीटी मंत्री से बात होगी या डीओपीटी के अधिकारियों से बात होगी। अभी हमारी एक्चुअल में जो मांग है, जिन आदमियों से हमें अपना हक लेना है, हम डायरेक्टली उन आदमियों तक ही नहीं पहुंच पा रहे, अपनी बात डायरेक्ट तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो फिर कैसे होगा। अभी मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो डीओपीटी मंत्रालय में काम करते हैं, तो मेरी उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि सर यहाँ तो जो आईएएस लोग भी अभी लोग में उनको कुछ पता ही नहीं है इस मैटर के बारे में। लेकिन सोशल मीडिया पे आंधी चली हुई है, सांसद आपकी वीडियो शेयर कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सरकार को पता नहीं है, डीओपीटी मंत्री को पता नहीं है। कह रहे हैं कि सर ये तो सर पुलिस ये कर रही है कि आपको यहाँ से उठा के यहाँ से उठा के यहाँ, ये तो पुलिस खेल रही है आपके साथ। अभी आपका रिप्रेजेंटेशन हमारे पास तो आया ही नहीं, हमारे पास तो किसी पुलिस की तरफ से इस तरह से कोई भी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो मेरा सवाल दिल्ली पुलिस से यही है, सवाल नहीं, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। आप एफआईआर किया, हम स्वागत करते हैं, हमारे साथ जो बदसलूकी हुई स्वागत करते हैं। बस एक काम तो दिल्ली पुलिस करा ही सकती है कि जिनसे हम मिलने गए थे एटलीस्ट हमें उनसे मिलवा तो दिया जाए। सिर्फ 4 लोग जा रहे थे मिलने के लिए, वो 18 से 20 सेकंड का एक टाइम था जिस समय पे ये तय हो गया था कि आप 4 लोगों को भेज रहे हैं, और हम भी श्योर हो गए थे कि 4 ही लोग जाएंगे। लेकिन उस 18 से 20 सेकंड के इंटरवल पे एक आंधी आती है पुलिस की, और उसमें बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं, और आप जानते हैं फोर्स के आदमी का हाथ कितना मजबूत होता है। और जो पढ़ाने वाले टीचर हैं वो सब, मैं तो किसान का बेटा हूँ, तो हमें तो मिट्टी का रंग पता है, और हमने तो धूप गर्मी झेली हुई है। लेकिन नीतू मैम हो, अभिनय सर हो, ये लोग तो एसी में रहने वाले लोग हैं। मैम को कहाँ से धकेल के खींच के लाए हैं। इतने टीचर, उनके कानों पे ऐसे झापट लगे हैं, 3-3 दिन तक सूजे रहना उनको, तो उनकी क्या हालत होगी। लेकिन चलिए वो सब भी झेला जाएगा। अब असली लड़ाई ये है कि अब हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँची या नहीं पहुँची हमें नहीं पता। अब या तो ये सरकार का काम है कि हमारी मुलाकात कराए उन अधिकारियों से, उन डीओपीटी मंत्री से, कि हम अपनी बात वहाँ रख पाएँ। तो अभी तो हम अपने आंदोलन के बिल्कुल आरंभिक चरण पे भी ठीक से नहीं पहुँचे हैं। तो आंदोलन आगे कहाँ जाएगा वो तो बहुत देर में हम बता पाएंगे, जब हमारे सामने हमारी सारी सिचुएशन क्लियर हो जाए। लेकिन अभी तो हम ये कह रहे हैं कि अभी हमारा रिप्रेजेंटेशन डीओपीटी मंत्री के सामने तो जाए, कम से कम मांग रखने में क्या ही बिगड़ जाएगा सरकार का। जी नीतू मैम, क्योंकि आप एक वकील भी हैं, जो धाराएं आप पर लगी हैं, सही मानती हैं उन्हें? कहाँ तक जायज़ हैं वो धाराएं? देखिए, कौन सी धाराएं हैं ये भी बता दीजिए। जो धाराएं हैं वो ऐसे आज सच सीवियर धाराएं नहीं हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि पुलिस तो कुछ का कुछ भी बना सकती है। आपको अच्छे से पता है कि बाद में धाराएं जोड़ी भी जाती है, हटाई भी जाती है, और पुलिस किस तरह से रिप्रेजेंट करती है केस को कोर्ट में वो भी देखा जाएगा। तो अभी तो खैर कहानी शुरू हुई है और बहुत कुछ बाकी है। जहाँ तक हम लोगों का मार खाने का बात है, मैं बता दूँ आपको मैम कि हमारे बच्चे सेंटर्स में मार खा रहे हैं, तो चलो हम भी मार खा लिए। उन लोगों ने जो कष्ट झेला, कहते हैं जो बच्चे झेलते हैं कष्ट, माँ बाप चाहते हैं कि उनको कष्ट ना हो, हमें कष्ट हो जाए, भले हमें कोई भी कुछ कर ले। तो हम लोगों को जो पिटाई पड़ी है,
तो उससे ज़्यादा पिटाई मेरे बच्चों को पड़ रहा है। सेंटर्स पे बाउंसर्स मार रहे हैं उन्हें, और रोज का हो रहा है ये। और रोज हो रहा है। अगर वो थोड़ा हल्ला करते, हमारा माउस नहीं चल रहा है, मेरा स्क्रीन ब्लैंक हो गया, ये बाउंसर्स भी वेंडर्स द्वारा वो बाउंसर्स ने बाउंसर्स को, वेंडर्स नहीं, जो सेंटर्स है बहुत छोटे छोटे सेंटर्स, 10-10 ये कंप्यूटर के सेंटर्स बना लिए हैं लोगों ने, और वहाँ पे एक एग्ज़ाम हो रहा है जहाँ पे सर्वर ठीक से नहीं चल रहा है, स्क्रीन नहीं चल रहा है, माउस नहीं चल रहा है, पेन बिल्कुल 50 पैसे का पेन दे रहे हैं, उनके पास रफ शीट नहीं है, पंखा नहीं चल रहा है, माउस क्लिक नहीं कर रहा है ठीक से, और वो जब हल्ला मसार मचाते हैं, क्योंकि 2 साल तैयारी करने के बाद वो 1 घंटा उसके लिए बहुत क्रूशियल होता है, जिसमें वो एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है, उनके 5-5 मिनट तक स्क्रीन ब्लैंक हो जा रहे हैं और टाइमर उधर पीछे चल ही रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जब वो हल्ला मचाते हैं तो उनको बाउंसर्स पीटते हैं। इनफैक्ट कई बार ऐसा हुआ कुछ सेंटर्स में कि बच्चों को बंद करके 9 बजे तक छोड़ दिया गया कि तुम लोग यहीं मरो और हम लोग कुछ नहीं करेंगे। कई बार तो बच्चे बाहर खड़े हैं लाइन में और उन लोग सेंटर्स बंद करके भाग गए, कितनी भीड़ है, हम लोग नहीं संभाल सकते, एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो सकता। तो ऐसे परेशानियाँ वो टीसीएस के समय में नहीं थी। देखिए, टीसीएस हमारा कोई सगा नहीं है, टीसीएस की भी बहुत सारी खामियां थी जो हम उठाने गए थे। अब एक आपने 2 लाइन सुना होगा कि गए थे नमाज बख्शवाने, रोज़े गले पड़े। हम लोग, यही हाल हुआ है हम लोग का। 2 से 3 प्रॉब्लम्स थी जो हम लोग उठा के गए थे एसएससी के पास कि ये समस्याएं सुलझाई जाए। अब हम लोग क्या लड़ाई लड़ रहे हैं, तो बहुत छोटी छोटी, पंखा होना चाहिए, माउस दे दो ढंग का, सर्वर ढंग का चल जाए। मैम, हम लोग डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं, इतनी छोटी चीज़ों का डिमांड करना भी लगता है जैसे हम लोग कितने गरीब हैं और कितने बिल्कुल गए गुजरे परिवार से। तो ये सब चीज़ों के लिए बच्चे जो रो रहे हैं और फिर पिट रहे हैं, तो चलिए ठीक है, अगर ये एफआईआर के बाद अगर हमारी मीडिया भी इन बातों को उठा के कम से कम डीओपीटी से 5 मिनट का हमारी मीटिंग करवा दे ताकि हम बच्चों की समस्या रख सकें, तो हमें लगेगा चलो लाजमी है ये भी। जी। अभिनय सर, आपसे भी जानना चाहूँगी कि कल जब तमाम टीचर्स पर धक्का मुक्की हुई, घसीटा गया, मंदिर से आपको लाया गया बाहर निकालकर, सबने वो तस्वीरें देखी। जब एक गुरु को चोट पहुंचती है तो शिष्य के दिल में भी दर्द होता है। किसी स्टूडेंट्स की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिला, सोशल मीडिया पर बहुत। उतने बच्चे नहीं थे, अगर देखा जाए तो उस वक्त तक उतने बच्चे नहीं थे, बट जब बच्चों के पास वो वीडियोज आई कि टीचर्स को किस तरीके से मारा जा रहा है, तब फिर वहाँ बच्चे इकट्ठे हुए और सीजीओ कॉम्प्लेक्स पे बच्चे गए कि भाई हमारी मुलाकात कराओ। तो मैं खुद भी कल सीजीओ कॉम्प्लेक्स में अंदर गया था, जहाँ पे ये कह के अंदर ले जाया गया कि आप इन बच्चों को बोलिए कि बाहर वेट करेंगे और आपको चेयरमैन साहब मिलेंगे। और जब अंदर जाते हैं तो चेयरमैन साहब नहीं मिले, और वो मिल भी नहीं सकते थे क्योंकि जो पहली 2 मीटिंग में उन्होंने वादे किए थे उस पर कुछ भी खरा नहीं उतरे, तो वो कैसे फेस करते, तो उस पर कोई बात नहीं। जब हमने अंदर जाके अपनी बातें कहीं तो इतने उलूल जुलूल जवाब मिले डायरेक्टर से जिसकी कोई हद नहीं है। जैसे आपको पता हो, ये जो सारी लड़ाई ने बड़ा रूप लिया है, लड़ाई तो पहले से चल रही थी, रेलवे का मुहिम चल रहा था, सर ने चलाया, और भी बहुत सारी मुहिम लगातार इतने साल से चली रही हैं। ये जो अचानक से इतनी बड़ी हुई मुहिम, उसमें क्या हुआ कि एसएससी फेज एक्स के एग्जाम में एडीक्यूटी एक नया वेंडर एसएससी ने लिया है। अब वो वेंडर इस कदर गलतियां कर रहा है कि 25 तारीख को 70% पेपर रिपीट हो गया। सोचिए, तो इस पे डायरेक्टर साहब का कहना है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि पेपर रिपीट हो गया, क्योंकि बच्चों ने 24 तारीख वाला पेपर देखा होगा, उन्होंने सोचा होगा ये आ गया, अब ये नहीं पढ़ेंगे, और हमने वही पूछ के सरप्राइज दे दिया। ये एक आईएएस ऑफिसर के शब्द हैं, आप सोचिए। ये आपको जवाब दिया गया? जवाब दिया गया। मैंने कहा आप ये जब तक गलत सवाल आपके बंद नहीं होंगे, जब तक आप 100 रुपये वसूलते रहेंगे। तो उन्होंने कहा आप ये शब्द वापस करिए कि हम वसूल रहे हैं, पैसा हमारे पास नहीं जा रहा है, ये सरकार के पास जाता है, उससे रोड बनती है, यानी कि। तो मैंने उनको बोला डायरेक्ट, मैंने कहा आप 100 सवाल गलत पूछिए ताकि भारत की सारी रोडें बन जाएं। गलत पैसा कमाने के भी तो बहुत तरीके हैं। आप अभी जो चलान रोड पे स्पीड लिमिट का काट रहे हैं, आप क्या करिए, हर 2 किलोमीटर पे स्पीड लिमिट बदल दीजिए, कहीं 30 रखिए, कहीं 40, आदमी कंफ्यूज होगा, और एक कंफ्यूजन पे आप 50,000 का चलान काटिए, कितना आगे निकल जाएगा देश। ये सब करिए अगर आपको ऐसे ही पैसा वसूलना है, ये पैसा वसूलने का तरीका है। और डीओपीटी मिनिस्टर साहब से हम लोग 2017 से परिचित हैं। जब ये पूरा 2017 का एग्ज़ाम लीक हुआ था तब भी उनसे कहा गया था और बहुत मिन्नतें की गई थी, वो नहीं आसानी से सुनते हैं। वो डायरेक्ट पीएम साहब को रिपोर्ट करते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि पूरा एग्ज़ाम सिस्टम कितना बर्बाद हो गया है। और इसका सीधा सीधा एक ही है, देखिए, सरकार, आयोग और एजेंसियां, ये सबकी मिली भगत है और सिर्फ पैसा कमाने के जरिए हैं। ये लोग बच्चों के सेंटर 600-600 किलोमीटर दूर डाल के उनसे बस्ता रखने के 100-100 रुपये वसूल रहे हैं।
इस पे जब हमने कहा आपने इतनी दूर सेंटर दे दिया, तो बाबूजी ने हमें कहा कि हमारे टाइम पे तो स्लीपर भी नहीं होता था, जनरल में धक्के खा के एग्जाम दे के आया करते थे। तो बोल दो कि भारत 30 साल पीछे जा चुका है। ये क्यों कह रहे हो कि भारत ने बहुत तरक्की की है, डिजिटल इंडिया आ गया, पिछले 10 सालों में भारत ने बहुत ऊंचाइयां छुई हैं। आगे एसएससी सीजीएल का भी एग्जाम आने वाला है और उसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है क्योंकि बड़ा एग्जाम है। अगर ऐसा प्रेसिडेंट सेट होगा जैसा अभी पोस्ट फेज 13 के एग्जाम में हुआ, तो चिंताएं लगातार एसएससी सीजीएल को लेकर भी बढ़ रही हैं। इससे 10 गुना ज़्यादा कब से स्टूडेंट शुरू है वो एग्जाम? 13 अगस्त अभी आने तक वाला है। आने वाला है। इससे 10 गुना ज़्यादा बच्चे उसमें अपियर होते हैं। CHSL में और ज़्यादा अपियर होते हैं। वो बिल्कुल संभाल नहीं सकती ये एडिक्विटी। दूसरी बात है, एडिक्विटी के जो सिस्टम है, इनके पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं है, अपने इनके पास लैब्स नहीं है। इनके ऐसे दूर दराज गाँव में और ऐसे खेतों में इनके सेंटर्स है जहाँ पे सर्वर नहीं चल रहा है ठीक से, वहाँ नेट प्रॉब्लम्स है। तो आप को वहाँ जाके महसूस होगा कि हम कहीं से भी डिजिटल इंडिया में नहीं हैं। हम डिजिटल इंडिया को ज़बरदस्ती गांव के इंडिया में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कहीं से पॉसिबल नहीं है। और मैम मैं आपको बता दूं, अभिनय सर और राकेश यादव सर और मैं, हम लोगों ने कहीं से भी बच्चे नहीं बुलाए थे। हम लोग सिर्फ टीचर्स इकट्ठे हुए थे कि हम लोग जो पढ़े लिखे टीचर्स हैं, समझदार है, घर परिवार वाले टीचर्स हैं, हम लोग बहुत जिम्मेदारपूर्ण तरीके से बिहेव करेंगे अगर हम असेंबल भी होंगे तो। क्योंकि बच्चे कहाँ से कैसे आएंगे, क्योंकि सारे ऑफलाइन तो होंगे नहीं, ऑनलाइन वाले कैसे बच्चे आएंगे, हम लोग उनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हम सरकार के लिए मुसीबत क्रिएट नहीं करना चाहते, क्योंकि सरकार के साथ मिलके काम करना है। हमारे जो बच्चे हैं वो सरकारी नौकरी में जाने वाले हैं। हम लोग कोई प्राइवेट जॉब या हम लोग कोई अपोजिशन में तो नौकरी नहीं दिलवा रहे हैं। तो हमें उनको भी ऐसा रखना है कि उनके खिलाफ भी कोई FIR ना हो। आज सुनने में आ रहा है कुछ स्टूडेंट्स के खिलाफ भी FIR हो गए। तो सबसे बड़ी समस्या है कि सरकार के साथ मिलकर काम करना है। हाथ जोड़ के सरकार से निवेदन है कि प्लीज़ एक बार DOPT मिनिस्टर हमसे मिल ले और मिल के 5 मिनट में सिर्फ समझ ले कि क्या समस्याएं हैं। क्योंकि हम लोग भी जब काम करते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है हमारे नीचे जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं वो असली प्रॉब्लम, असली मुद्दे हम तक पहुँचने नहीं देते हैं। वो तब पहुँचता है जब स्टूडेंट सीधा आके बताते हैं कि मैम ये प्रॉब्लम्स है क्लासेस में। तो मैं चाहती हूँ कि कम से कम ऐसे ही आप भी एक बार हमें मौका दीजिए। हम बताना चाहते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं जिसको बहुत आराम से निपटाया जा सकता है और बच्चे बहुत खुश होंगे और फेयर एग्जाम होगा और मेहनती बच्चे चुने जाएंगे। जी अच्छा, अभिनय सर, जो FIR है उसमें FIR जिन टीचर्स पे किए गई, उसके नीचे जो वर्णन किया गया कि क्या क्या उस दिन हुआ, उसमें आपका नाम लिखकर ये बात कही गई है। इसलिए कह रही हूँ कि टीचर्स और अभिनय नाम के शख्स स्टूडेंट्स को सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी के लिए उकसा रहे थे, प्रोवोक कर रहे थे। सरकार की नीतियां अगर खराब हैं तो उनको नहीं बताया जाएगा। कौन बताएगा कि सरकार की ये नीति खराब है, एग्जाम सिस्टम खराब है? ये वो लड़के हैं जो आगे आने वाले देश को 30 साल तक देखेंगे, और ये वो मंत्री हैं जो हो सकता है अगले 5 साल देखेंगे या 7 साल देखेंगे। इतना ही अंतर है। तो सोचिए किसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। और इन सबके पास अपने लोग हैं, एक प्राइम मिनिस्टर, एक DOPT मिनिस्टर। ये लोग इतने बड़े बड़े लोग हैं जिन पे कई 100 लोगों की टीम है जो ये बताती है कि देश के अंदर क्या चल रहा है। अब ये इनके ऊपर निर्भर करता है कि इस बात को इग्नोर कर दीजिए, इस बात को आवाज़ मत उठने दीजिए, इस आवाज़ को दबा दीजिए। वरना 25 टीचर अगर थे भी तो आप कह देते जी 21 टीचर आप चले जाइए, 4 टीचरों को मिला देंगे। टीचरों को भी अपनी इज्जत प्यारी होती है। ऐसा नहीं कि कोई टीचर ज़बरदस्ती करेगा किसी से। आपने ये भी बयान देखा होगा कि मेरे साथ बहुत बदसलूकी की गई और गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया एक पुलिस वाले के द्वारा। देखा होगा आपने वीडियो। तो हमने उसके बाद भी कुछ नहीं कहा। हमने कहा ठीक है भाई, आपने उस मोमेंट पे बोल दिया। मैंने उस चीज़ को भी हंसते हुए लिया कि कोई बात नहीं, अभी हमारा पर्पज बच्चों का हित है। हमने अपने पर्सनल ईगो, पर्सनल सम्मान, इनफैक्ट सेल्फ रेस्पेक्ट को भी पीछे रख दिया है बच्चों के हितों के लिए। लेकिन इनको ये लगता है कि शिक्षक राजनीति कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ आप यही समझ लीजिए, शिक्षक राजनीति कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। इसी नाते जवाब दे दीजिए। जवाब देने की हालत तो ये है कि अगर विपक्ष में भी कोई नेता सवाल पूछ रहा है तो सोल्यूशन वहाँ भी नहीं हो रहा है। आप बताइए कि मानसून सत्र में इतने सारे सवालों पे सवाल उठे, अब बस आप सवाल उठा सकते हैं और उसके बाद चुपचाप बैठ जाइए। ऑनलाइन में भी यही हो रहा था। ट्विटर पे हम लोगों ने खूब आंदोलन किए, खूब ट्विटर कैंपेन किए और सरकार तक सारी बातें पहुंचती हैं। और नहीं पहुंच रही तो ये भी सरकार की विफलता है कि सरकार को पता ही नहीं है कि जनता किस चीज़ से परेशान है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? घर पे अगर बच्चा रो रहा है, बाप को ये पता ही नहीं है कि दूध खत्म हो गया है, कौन जिम्मेदार है? बताइए। अगर हम ये सोचते रहे कि नहीं सरकार को तो पता ही नहीं चल रहा है कि देश में हो क्या रहा है,
सब पता चल जाता है, सरकार को इतना पता चल जाता है और मीडिया चैनल्स को कि ये लोग सरकार बनने से 15 दिन पहले बता देते हैं एग्जिट पोल में कि किसकी सरकार बनने वाली है। और अभी भी बड़े बड़े नेताओं ने कह रखा है कि जल्दी हमारी हर राज्य में सरकार होगी। इनको आगे वाले 20 साल का अपना फ्यूचर दिख रहा है और एक बच्चा जो कि नौकरी के लिए तरस रहा है उसके ऊपर, इसमें गलत क्या है आप मुझे बताइए। ये देश सबका है, हमारा आपका। सरकार को सरकार चलानी है और सरकार को चलाने के लिए कुछ लोग चाहिए जो बेहतरी सरकार चला सकें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक तो सरकारी नौकरी वैसे ही कम है। क्यों कम है? क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री कम है। सरकारी नौकरी इसीलिए होती है ताकि प्राइवेट चीज़ों को मैनेज किया जा सके, वो कम है। अब बात आती है कि जो कम है उस कम का भी 10% सही लोगों को नहीं मिल रहा, तो हम जैसे लोग क्यों ना आवाज़ उठाएं? आप बताइए, इनके पास, मेरे पास, किसी के पास, हमारे पास क्या है? और हम लोग तो वैसे भी हैं कि यार हमें बहुत ऐसा कोई चाहत भी नहीं है। हमने वो दौर भी ठुकराए हैं जब हम लोग भी 300 400 500 1000 करोड़ बना के अकाउंट में डाल के और कहीं ऋषिकेश में रिसोर्ट लेके आराम फरमा रहे होते। हम तो उस रास्ते पे भी नहीं गए। अब बच्चों के हित की बात भी ना करें, हमने कोई रास्ता क्यों नहीं अपनाया? आज ये भी चाहते 1000 2000 करोड़ की फंडिंग लेके कंपनी चलाते, लेकिन क्यों? क्योंकि बच्चों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाते, इन्वेस्टर का इंटरफेरेंस आ जाता। ये सब चीज़ें त्यागने के बाद भी अब आवाज़ भी ना उठाएं तो क्या करें? जी। अ, राकेश सर, आप क्या कहेंगे? आखिरी बात अपनी सरकार से, बहुत चर्चा हुई, बहुत तस्वीरें देखने को मिली। मैं एफआईआर देख रही थी, उसमें ये भी लिखा गया कि कुछ लड़के, कुछ लोग पार्लियामेंट हाउस ब्रीच कर सकते थे। इससे सिक्योरिटी का मसला जो है वो ज़्यादातर बनता हुआ दिख रहा है इसमें मुझे। नहीं, इसमें था क्या मैम कि टोटली 30 आदमी थे टोटल। उन 30 के अलावा बाकी मीडिया पर्सन्स थे। अगर टोटल कुल मिला के गिनती करें तो 40 लोग थे मैक्सिमम, और उनमें सारे के सारे टीचर्स थे, एक भी सिंगल स्टूडेंट नहीं था। तो ये कहना कि हम किसी तरीके की कोई हरकत कर देते, पहली चीज़ कि हम सब वो लोग हैं जिनके यूट्यूब चैनल पे 8-8 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। तो हम ऐसे लोग नहीं हैं कि जिनको वहाँ अननोन लोग हैं और जिनको जाके वहाँ कुछ हंगामा करना है। जिन लोगों ने, पुलिस ने जो हमारे साथ सलूक भी किया, तो उसके बाद वो पुलिस वाले हमसे सॉरी भी बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि हमसे ही तो पढ़ के गए हुए हैं। हम जैसे टीचरों ने तो पढ़ा रखा है। जितने बच्चे तो सारे मुझे पढ़े हुए हैं, मैम से पढ़े हुए हैं, सर से पढ़े, तो सब ने सॉरी बोला। बस में बैठ बैठ के सॉरी बोला कि करें क्या सर, हम भी अपनी नौकरी कर रहे हैं। और वो जितने सपोर्ट कर सकते थे कर रहे थे। तो ये तो सरासर मतलब बेहुदगी है कहना कि वहाँ कोई भी गलत हरकत हो सकती थी, बिल्कुल नहीं हो सकती थी। उन्होंने खुद आश्वासन दिया कि ठीक, हम साहब से बात करते हैं, अफसर से बात कर रहे हैं, डीसीपी साहब से बात कर रहे हैं और 4 लोगों को परमिशन देंगे। मैंने कहा कि 18-20 सेकंड का टोटल टाइम लगा था इस परमिशन की बात करने में, और इतने में ही सब कुछ हो चुका था। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा पहला काम ये था कि हम पूरे भारत के युवा को एक साथ अपनी आवाज़ पहुंचा दें। हमने पहुंचाई, हमने मीडिया न्यूज़ चैनल तक पहुंचा रही। अभी भी हम वही काम करने लग रहे हैं। अब जो गेंद है ना, वो हमारे पाले में नहीं है, वो गेंद है सरकार के पाले में, वो गेंद है डीओपीटी मंत्रालय के पाले में। अब डीओपीटी मंत्रालय क्या जवाब देता है, इसके ऊपर हमारा एक्शन रहेगा। अगर जैसे इस समय बहुत सारे बच्चे इसलिए बैठे हुए हैं, अपने घरों पे भी परेशान हो रहे हैं, कुछ बच्चे जंतर मंतर पे भी इकट्ठे हो रहे हैं सुबह से, वो ये समझ नहीं पा रहे कि आगे करना क्या है। टीचर गाइड नहीं कर पा रहा है। टीचर गाइड इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि टीचर ने अपने हाथ से बॉल सजा धजा के डीओपीटी की तरफ फेंक दी है। वो फेंकी है सोशल मीडिया के थ्रू, आप जैसे मीडिया न्यूज़ चैनल के थ्रू। अब डीओपीटी मंत्रालय जवाब देगा कि उनको क्या करना है क्या नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जितने भी टीचर्स हैं, जैसे बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल ऐसे हैं जो अब एंटी कैंपेनिंग भी हमारे स्टार्ट करने लग गए हैं। अभी मैं देख रहा था कि मुझे लगता है कि शायद कल ट्रेन भी कराएंगे ये लोग, कुछ अपोजिशन जो हमारे अपोजिट हैं, जो कोचिंग को कोचिंग माफिया बोल रहे हैं वो। तो उन सबको हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी लोग ये प्रोटेस्ट में थे ना, ये एक भी सिंगल ऐसी कंपनी नहीं थी जो फंडेड कंपनी हो। ये सारे वो लोग थे जो अपने दम पे पैदा हुए, जिन्होंने बिल्कुल जीरो से धीरे धीरे आगे बढ़े। और मैं खुद एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सिलेक्टेड रहा, ठीक है, इसी भारत सरकार में सिलेक्टेड। उससे पहले दिल्ली सरकार में टीचर थे। तो हम वो नहीं है कि जो बिना किसी क्वालिफिकेशन के यहाँ बैठे हुए हैं। आज के समय में जितनी भी ऐसी एजुकेशनल कंपनियां हैं, एडटेक हैं, जिन्होंने फंडिंग ले रखी है, एक भी फंडिंग कंपनी का ओनर बाहर आके जबान नहीं निकाल पाया, एक भी सिंगल आदमी आके बोल नहीं पाया है, या कुछ जो लेने वाले हैं वो भी नहीं निकाल पा रहे हैं। तो यहाँ तो वो वाला सवाल भी नहीं है जो अभिनय सर ने कहा। तो यहाँ तो ईमानदारी से काम होने लग रहा है। और अब हम तो बस एक चीज़ चाहते हैं, हमारी आवाज़ उन तक पहुँच गई है, कल शाम को सब तक पहुँची है। जब पूरा देश सुन रहा है, दूर दूर के गांव के बैठे हुए लोग फ़ोन करने लग रहे हैं, अरे भाई क्या हुआ, जिनको कोई पता भी नहीं होता। तो सरकार तक ये बात पहुंच गई है। सरकार को ये समझना होगा कि आप एक ब्लाइंड बच्चे को, एक अंधे बच्चे को जम्मू से सेंटर देते हैं एग्ज़ाम का दिल्ली,
एक अंधा बच्चा जम्मू से दिल्ली आता है और जब वो दिल्ली आता है तब उसे पता चलता है कि उसका सेंटर बदल दिया गया है, दिल्ली नहीं, अब वो वापसी जाने लग रहा है। तो आप सोचिए क्या वो बच्चा देगा एग्ज़ाम? नहीं। अब आप ये सोचिए एक बच्चा है या एक बेटी है, लड़की है और वो राजस्थान की रहने वाली है, उसका एग्ज़ाम सेंटर डाल दिया गया अंडमान। अंडमान जाने का कितना खर्चा लगेगा? आज के टाइम में फ़्लाइट भी करेगा 20-25 हज़ार रुपये मिनिमम खर्चा लगेगा। एक बच्चा जो 99 रुपये का कोर्स नहीं ले पा रहा है, वो यूट्यूब पे पढ़ने लग रहा है। हमारे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर क्यों हैं? कोई हम आप लोगों की तरह कोई न्यूज़ चैनल की बातें थोड़ी बताते, करंट अफेयर थोड़ी बताते, हम पढ़ाते हैं यूट्यूब पे फ्री खड़े होके वहाँ पे। तो बच्चा इसलिए हमसे 8-8, 10-10 लाख 80-80, 90-90 लाख जुड़ा हुआ 8-8, 9-9 मिलियन। अब सोचिए 25,000 रुपये एक बच्चा या बच्ची देगी और जो यहाँ से दिल्ली से जाएगा, राजस्थान से जाएगा अंडमान, कैसे पॉसिबल हो सकता है? उस भारत से, उस भारत के गांव से जहाँ आज भी लड़की को अकेले नहीं निकलने दिया जाता है, लड़की के साथ उसका भाई जाएगा या उसकी माँ जाएगी, और आप उससे उम्मीद कर रहे हैं कि एक लड़की वहाँ जाए और फिर एसएससी की तरफ से जवाब ये आता है कि हम अपने टाइम पे धक्के खा के जाते थे। अरे सर, आप अपने टाइम पे धक्के खा के जाते थे तो आप अपनी औलाद को भी तो एक दिन धक्के खिला दीजिए, एक दिन उनको भी तो भेजिए। भाई यहाँ जितने भी बच्चे हैं वो किस बैकग्राउंड के हैं? कोई प्राइवेट स्कूलों के पढ़े हुए थोड़ी बच्चे हैं, सारे सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए बच्चे हैं। तो अब इस चीज़ में तो मुझे लगता है कि कहीं से कहीं तक भी औचित्य नहीं है कि इसका कोई जवाब दिया जाए। अब जो हमारे अगेंस्ट कैंपेनिंग स्टार्ट होने लग रही कोचिंग माफिया, तो शायद उन लोगों को समझ नहीं आ रही कि अगर आप आज सही गलत की पकड़ नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कब इस देश में सुधार होगा? और हम ही तो लोग हैं जो हमेशा बीजेपी 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 करते आए हैं। हम ही लोगों को तो 2014 में उम्मीद थी कि 2013 में हमने आंदोलन किया इसी एसएससी के खिलाफ, जहाँ पेपर लीक होने की घटनाएं होने लग रही थी। तो हमें ये था कि अब मोदी जी आए हैं, मोदी जी हमेशा ये कहते थे मैं चाय बेच के आया, तो हमें पता था यार एक गरीब आदमी है, राहुल गांधी विदेश से आया, उसको क्या पता। लेकिन मोदी जी तो इसी देश के रहने वाले हैं, वो तो इसी गरीबी से उठ के आए हैं। तो हमें लगता था कि शायद मोदी जी तुरंत पहचानते होंगे कि इस गरीब को दिक्कत है और गरीबी को दूर करना और इन बच्चों को समस्या है। आप ये देखिए, रेलवे के ऊपर मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। अब 28 जुलाई को कोर्ट ने क्या आदेश दे दिया कि अब रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी थी उसके ऊपर कोर्ट ने लगा दिया स्टे। कैट के पास वापसी भेज दिया मुद्दा। किसकी कमी से चला गया? रेलवे मंत्री के, ना रेलवे डिपार्टमेंट की वजह से चला गया। अब आप मुझे बताइए ये बच्चे कहाँ जाए? थोड़े बहुत बच्चों ने फॉर्म नहीं भर के ना, 1.25 करोड़ बच्चे फॉर्म भरे बैठे हैं। अब वो बच्चे किसी ना किसी दिन तो गुस्सा फूटेगा, कहाँ जाएंगे वो बच्चे? उस दिन कौन कोचिंग माफिया आएगा? किसकी गलती थी ये? आपने पहले आईटीआई अलाउ किया, बाद में आपने आईटीआई को छोड़ के 10th भी अलाउ कर दिया। अब वो हाई कोर्ट में केस चला गया, हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। अब उसकी डिमांड कौन उठाएगा? आपको क्या लगता है कि आपने किसी बच्चे को इस तरह से बुलाया? शायद वो प्रोसेस भी नहीं हो सकता बच्चों को बुलाने। आप टीचर्स को ही तो बुला सकते हैं, जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप टीचर्स को बुला रहे तो हम कोचिंग माफिया कैसे हुए? हमें माफिया कहना कैसा हुआ? अगर हम माफिया होते तो शायद हमारी इतनी अप्रोच होती कि हम इतनी देर में पहुंच चुके होते और हम सरकार तक बात कर चुके होते बैकडोर के दरवाजे से। हमें तो सरकार में कोई रास्ता ही नहीं है बात करने का। नीतू मैम और अभिनय सर, आप दोनों से पूछना चाहूंगी, जब इस तरह के आरोप लगते हैं कि ये प्रोटेस्ट स्पॉन्सर्ड है, कोई नेता बनना चाहता है, पब्लिसिटी चाहता है, तो आप दोनों क्या कहेंगे कि कर ये खत्म करने का तरीका है, हम लोग एक 10 बाई 10 के स्टूडियो से पढ़ाते हैं और ये वीडियो जारी करते हैं। कोचिंग माफिया तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी खोल के बैठे हैं और उनकी यूनिवर्सिटी में सेंटर पढ़ते हैं और अलग अलग तरीके से हर रास्ते से पैसे कमाए जाते हैं। उन्हें कहा जाता है कोचिंग माफिया। भी आपने एक नेता साहब का बयान सुना होगा जिन्होंने कहा था मेरे 80 स्कूल हैं, वो कोचिंग माफिया हैं। राज्यसभा में भी कुछ ऐसे मेंबर हैं और वो केवल बीजेपी से नहीं, दूसरी पार्टी जिनकी यूनिवर्सिटियां तक भी हैं। आपने ये भी सुना होगा व्यापम घोटाले में जो एक इस सेंटर से सबसे ज़्यादा पटवारी निकले थे, वो किसी नेताजी की ही थी। तो कोचिंग माफिया उन्हें कहते हैं। हम किस एंगल से माफिया? 10 बाई 10 के कमरे से वीडियो जारी करने से माफिया हो गए? हमारे पास क्या माफिया का मतलब क्या है? हम लोग टीचर्स हैं मैम और बच्चों से जुड़े हुए हैं। उनके लिए सड़क पे उतरे थे कि कम से कम डीओपीटी तक पहुंच जाए। कोचिंग माफिया कह के सिर्फ उन लोग, सबसे मेन बात ये मुझे बताइए, कोचिंग क्यों बना? क्योंकि आप स्कूल में वो एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं जिस लेवल के आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं एग्जाम्स में, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अगर आप उस खाई को पाट दीजिए तो हम तो ऐसे ही ख़त्म है। हम वो काम कर रहे हैं जो आपके स्कूल्स, आपके कॉलेजेस नहीं कर पाए।
हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के बदले में बच्चे बहुत बहुत हाई फी नहीं दे रहे हैं। हम लोग कोई लाख सवा लाख फीस नहीं लेते हैं, यानी 499 1500 1000 रुपये में बच्चे पढ़ रहे हैं, और उसमें भी वो बच्चे पे नहीं कर पाते हैं तो हम लोग उनको फ्री में पढ़ा देते हैं। और सबसे मेन चीज़ है कि हम लोग यूट्यूब में बहुत कुछ फ्री पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये बच्चा एक एग्ज़ाम देने के लिए 20,000 रुपया खर्चा करके 1200 किलोमीटर दूर सेंटर में जा रहा है। वो जो सोपिया का लड़का था वो मेरा स्टूडेंट नहीं था, मेरे से पढ़ा हुआ था ऑनलाइन और यूट्यूब में पढ़ा हुआ था। वो बेचारा वहाँ से जब दिल्ली आया, 2 दिन रहा है वो स्टेशन पे, और फिर जब मेरे पास आया तो मैंने उसको एक पीजी में रखवाया। एग्ज़ाम के एक दिन पहले पता चल रहा है कि उसका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, उसका एडमिट कार्ड नहीं आया है। फिर पता चला एडमिट कार्ड उसका नहीं होगा क्योंकि उसमें फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोडेड नहीं है। बेचारा यहाँ से जब चला गया, अम्बाला तक पहुँचा तो पता चल रहा है कि उसका एडमिट कार्ड आ गया है। कहाँ का? तो यहाँ पे एक पवन गंगा करके सेंटर था जिसमें बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस हुए। वहाँ से फिर उसे बता दिया गया कि तुम्हारा गाज़ियाबाद में है। उसके बाद वो रेडी हो गया एग्ज़ाम देने के लिए, तो पता चल रहा है कि नहीं, कल नहीं एग्ज़ाम, अब परसों है। वो तो खैर फ्री में हमारे यहाँ रह रहा था, इसलिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब उसके बाद एग्ज़ाम भी देने जब वहाँ गए हैं तो पता चल रहा है कि नहीं, आप जो स्क्राइब लेके गए हैं, आप अपने स्क्राइब लेके नहीं जा सकते हैं, जिससे उसने रेपो बांध लिया था कि देखो हम लोग जिस स्पीड में मैं बोलूँगा, मैं जीएस में अच्छा हूँ, पहले मैं जीएस करूँगा। उसने पूरा अपने स्क्राइब को बता के रखा था कि पहले मैं क्या करूँगा, मैं कैसे करूँगा। वहाँ जाके पता चला उसे कि नहीं, आप अपने स्क्राइब लेके नहीं जा सकते हैं। 8th 7th पास बच्चे वहाँ पे, क्योंकि 10th लेवल का एग्ज़ाम था, 8 लेवल पास कोई बच्चा है उसको दे दिया गया। वो बच्चा बाहर उछलता कूदता जब बाहर निकला तो कहता है नहीं नहीं, मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन खुद भी कर दिया। अरे यार, ये वहाँ पे मजाक बना के रख दिया उन लोगों ने। तो सारे बच्चे बहुत परेशान हैं, और मुझे महसूस होता है कि सरकार एक पिता की तरह होता है, जिनको पता होना चाहिए कि हमारे बच्चों में क्या क्या परेशानियां हैं, और हम जब आप अपनी उनकी परेशानियों को चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, हर माध्यम से बोल रहे हैं, अपने यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं, आपके माध्यम से, सारे मीडिया के माध्यम से बोल रहे हैं, तब भी अभी तक हमारे पास कोई जवाब नहीं आया कि हाँ आइए बताइए क्या प्रॉब्लम्स है। उसके बदले में ये एफआईआर की कॉपी आ गई। जी, अभिनय सर, सोशल मीडिया पर कल से आज तक छात्रों की बात हुई नहीं हुई, लेकिन आप जरूर वायरल हो गए। सोशल मीडिया पे चर्चा होने लगी कि पुलिस को एकदम कन्फ्रंट करने वाले, पुलिस को जवाब देने वाले, वैसी आपकी तस्वीर और आइडेंटिटी बनती नजर आई। वायरल वाली बात कुछ नहीं है। मैं 2006 से 9 तक स्टैंड अप कॉमेडी कर चुका हूँ, और मेरा सबसे पहला वीडियो आया था उस टाइम। तो आप लोग जब पता नहीं था कि सोशल मीडिया और यूट्यूब क्या है, तब मेरे वीडियो आ चुके थे। ठीक है, तो ऐसा कोई वायरल वाली बात नहीं है। एक चीज, जब वो पुलिस वाले ने कहा कि आप मर्द होते तो वर्दी पहनते, तो आप उस वीडियो को देखना, ये सिर्फ हंसते हुए मुस्कुरा रहे थे उस समय। मैंने इन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, इस वक्त मोमेंटम ऐसा है, अपना इमोशनल इंटेलिजेंस लगाए और शांत रहे। मैं आपको सारी बातों का कंक्लूजन बताता हूँ। ये है, आगे आने वाले वक्त में आपको जाना है यहाँ से चंडीगढ़, आप ट्रेन टिकट करेंगी, 10 दिन में होगी नहीं, आप परेशान हो जाएंगी। फिर आप किसी एजेंट से कराएंगी, फिर पता चलेगा ट्रेन का प्रिंट आउट नहीं निकल रहा है, वो लेके आप जाएंगी, प्रिंट आउट निकल गया तो पता चलेगा आपने चंडीगढ़ की थी, आगरा की हो गई है, और ये आपको ट्रेन में बैठ के पता चलेगा। और फिर आप आगरा पहुंच चुकी होंगी, वहाँ से आपको फिर दूसरी ट्रेन नहीं मिल रही होगी, फिर आप रिफंड के लिए बोलेंगी, फिर जब आप ज़्यादा बोलेंगी तो रेलवे वाला अंदर से उस जगह में से हल्का सा हाथ निकाल के पिटाई कर देगा। ये सब एसएससी फेज के एग्जाम में हो रहा है। ये इतनी बड़ी समस्या है और कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। आप चिल्लाती रहेंगी मेरी टिकट गलत हो गई, मुझे दूर भेज दिया गया, मैं जाना चंडीगढ़ चाहती थी। ये सब दिक्कतें हो रही हैं। आपके आखिरी उदाहरण से समझ आई आपकी जो सार था। वो परेशानी अब झेल लिया, जी। आपने मेंटली वो परेशानी को झेल लिया। जी, अब क्या होने वाला आगे? आंदोलन बड़ा रूप लेगा? आप कोर्ट जाएंगे? क्या होगा? मुकदमा होगा? क्या होगा? देखिए, ये तो अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, आपके व्यूअर्स को बता देता हूँ कि कल जब हम वहाँ से आए तो डीसीपी साहब ने खुद कहा कि आप हमें 2 दिन का वक्त दीजिए और हम आपकी बात डीओपीटी तक पहुँचाते हैं और आपको बता देंगे। तो हमारा अभी वही है कि ठीक है, आप वक्त मांग रहे हैं तो 2 दिन और सही, तो 2 दिन बाद फिर देखेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों का काम ये आंदोलन करना है और हम इसके लिए कोई स्कीम बनाते हैं। नहीं, दिमाग में आया, बच्चों के साथ गलत हुआ, इमोशंस आए, यूट्यूब पे आके दिखा दिए, फिर चलो चल के बात कर लेते हैं, यही होता है। हम कोई विपक्ष तो है नहीं। खैर, विपक्ष से हमारा कंपैरिजन करना भी गलत होगा क्योंकि विपक्ष भी कम गिरा हुआ नहीं है। अगर विपक्ष ने अपनी भूमिका ठीक तरीके से निभाई होती,
आज एफर्ट डाले होते कि हम भी एक स्ट्रांग विपक्ष बन सकें, तो शायद मोदी जी भी इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं कि विपक्ष मजबूत नहीं है, विपक्ष में ही आपस में फूट है, वो लोग सवाल उठा ही नहीं पाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी ठीक है, वक्त बदलता है और फिर बदलेगा, और हम लोग हिम्मत कभी नहीं हारी, अब तक जीवन में नहीं हारी। हम सब लगभग वहाँ से आए हैं जो जगह डाउनफॉल के भी नीचे से शुरू होती है। तो हमें ऐसा नहीं कि हमसे कोई कुछ छीन सकता है या कोई कुछ छीन लेगा। अगर शायद भगत सिंह, राजगुरु और गांधी साहब ने भी यही बात सोची होती तो आज हम आज़ाद देश के नागरिक नहीं होते। तो इसलिए हम लोगों को होप है कि अच्छा ज़रूर होगा कुछ। पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आए, हिम्मत नहीं हारी, तभी शायद सीजीएल 2024 का रिजल्ट एक दिन पहले रिवाइज करना पड़ा था एसएससी को। तो हिम्मत रखनी चाहिए। बच्चों से भी यही कहूँगा कि समस्याएं हैं, सबको दिख रही हैं, सरकार को दिखाना और उन पर काम कराना हमारी प्राथमिकता है। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश सर, अभिनय सर और नीतू मैम। इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं।